Hi, students. A very warm welcome to another session of CA Foundation paper discussions by our channel, which makes CA Foundation ka law easy, यानी कि CA law easy. And this is your favorite CA Shomodipta Das, bringing to you the best understanding of law. एक बार हम लोग बैठ के पेशेंटली हर एक वीडियो यूट्यूब का अगर देख ले तो सीए का लॉ आपको तंग नहीं करेगा, यानी कि यू वोंट बी परेशान by preparing for CA law after watching our classes. That's a guarantee. Today, as you can see in the last video on YouTube, we have given CA फाउंडेशन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पास पेपर का कुछ सवाल जवाब का क्वेश्चन आंसर्स. टुडे वी विल डिस्कस द सेम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. एंड सिर्फ वही नहीं, आज का वीडियो में आपको मैं पहला पार्ट में यानी कि अभी जो बोलने वाला हूं दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व अ वेरी 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 क्रूशियल जूसी लर्निंग. दैट इज लास्ट पेपर कौन सा था? सितंबर 2024. सितंबर 2024 में जो पेपर था उसमें क्या पेपर पैटर्न था नया सिलेबस का, वो देखते हैं. सीए फाउंडेशन लॉ में 100 मार्क्स में आपका 5 क्वेश्चंस आपको लिखना है आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी. देखो यहां पे भी लिखा हुआ है कंपल्सरी. Question 1 is compulsory and you will have to write 4 more questions out of 5. यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस रहेगा पेपर में. टोटल 6 क्वेश्चंस रहेगा. 6 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी एंड द रेस्ट 4 रिमेनिंग 5 क्वेश्चन से. ओके सर आप जो दिखा रहे थे वो समझाइए ना. बिल्कुल समझिए. देखो मैं दिखा रहा था ये मैं सितंबर 24 को बेस रखते हुए ये वीडियो रिवीजन कराऊंगा. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 6 और 4 और 7 यानी कि टोटल 17 मार्क्स आया था सितंबर 24 से. टोटल 17 मार्क्स. देखो मैं जिस तरीके से अप्रोच से रिवीजन करा रहा हूं आप लोग खुद भी ये अप्रोच घर में अपना सकते हो. रिवीजन करते वक्त पास्ट 5 पेपर्स को अगर जकर के तुम एनालाइज कर लो, पढ़ लो, तो फिर बस 60 प्लस लॉ में मिलेगा ही. लॉ में 60 प्लस मिलना कोई बात ही नहीं है. उसके ऊपर अगर कोई मेहनत करता है और मेहनत किया हुआ है तो उसको तो 80 प्लस आ जाएगा. उसके ऊपर कोई खुद से अगर आंसर 2-2 बार लिखता है मॉक पेपर्स का तो उसका 90 तक आ सकता है मार्क्स. ओके सर सितंबर 2024 का एनालिसिस आप बता रहे हो. सितंबर 2024 में टोटल 17 मार्क्स आया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, जो कि चैप्टर नंबर 3 है एज पर सीए फाउंडेशन लॉ सिलेबस न्यू वर्जन. और जनवरी 2025 में भी इतना ही मार्क्स आएगा लगभग. और मैं बता दूं टोटल 6 क्वेश्चन में आपको 5 ही क्वेश्चन करना है. हर एक क्वेश्चन का टोटल मार्क्स है 20 और 5 मिला के होता है, मतलब 20 और 5 नहीं, 20 इंटू 5 मिला के होता है आपका कितना? 100. सो दैट इज योर 100 आपका टोटल मार्क्स ऑफ सीए फाउंडेशन. ओके ऑल राइट. नाउ लेट अस सी कि पहला क्वेश्चन क्या था. लेट अस सी द क्वेश्चन. ओके फर्स्ट क्वेश्चन. ओके सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ओके फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 1C. सर 1 का सी. हाँ ये देखो, रेफरिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, referring to the provisions of Indian Partnership Act, देख पा रहे हो सब लोग? ओके
रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आंसर द फॉलोइंग टू पार्ट्स में है। पहला पार्ट का मार्क्स है 4, दूसरा पार्ट का मार्क्स है 2, कुल मिला के है 6 मार्क्स। और क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे कि इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, अगर कोई पार्टनर को आप एक्सपेल कर दो, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। डिस्कस। मैं बताता हूं, पहले भी बताया हुआ हूं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो या ऐसा आंसर हो, आंसर कैसे लिखना है मैं बता दूं कि कोई भी आंसर चालू करने से पहले प्रोविजन अच्छे से लिखना पड़ता है। तो ये सवाल है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर को लेके। अब एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर को लेके अगर सवाल किया गया है तो आपको एक्सपल्शन का प्रोविजन अच्छे से आना चाहिए। एक्सपल्शन लेके पार्टनरशिप एक्ट क्या बात करता है वो मैं समझाऊंगा। वो समझाने से पहले आपको बता दूं आंसर राइटिंग अप्रोच विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको याद रहेगा और वैसे ही आप आंसर लिखेंगे और वैसे ही आपको मार्क्स आएगा, फुल मार्क्स आएगा। ओके सर। सर एक्सपल्शन प्रोविजन लिखना है, हाँ। सेक्शन क्या लिखना है मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं लास्ट दिन भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, सेम बात बोलूंगा, रिपीट करते रहूंगा जब तक आपको यह समझ में ना आए कि सेक्शन नंबर आपको अगर याद है सही से तो लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो मत लिखिए। तो सर प्रोविजन, हाँ प्रोविजन तो एकदम एकदम सीधा है। एक्सपल्शन यानी कि कोई पार्टनर को निकालने का हक या निकाल देना, एक्सपेल करना। अच्छा सर कोई भी पार्टनर को क्या ऐसे ही निकाला जा सकता है? आंसर इज नो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पीए में अगर मेंशन किया हुआ है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पीए में मेंशन किया गया है ग्राउंड्स फॉर एक्सपल्शन, ग्राउंड्स फॉर एक्सपल्शन, तो ही, दिस इज कंडीशन नंबर 1 फॉर एक्सपल्शन, तो ही आप कोई पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकल पाएंगे, वही ग्राउंड पे निकल पाएंगे। वो ग्राउंड अगर मेंशन भी नहीं किया हुआ है, दूसरा कोई ग्राउंड से आप निकल नहीं पाएंगे। अच्छा सर, हाँ पहला पॉइंट एक्सपल्शन का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही बोलता है, कोई भी पार्टनर को एक्सपेल करने के लिए ग्राउंड्स फॉर एक्सपल्शन मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड एंड ही और शी शैल बी एक्सपेल्ड ऑन सच ग्राउंड्स ओनली एंड नॉट अदरवाइज। सर नंबर 2, द सेकेंड कंडीशन, 3 कंडीशन है एक्सपल्शन का। ओके सर, प्रोविजन में यही है, हाँ ऐसे ही लिख सकते हो। द सेकेंड कंडीशन फॉर एक्सपल्शन इज के मेजॉरिटी पार्टनर्स का कंसेंट रहना चाहिए, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स। एंड द थर्ड कंडीशन इज, द थर्ड कंडीशन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज के सर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। यानी कि कोई भी पार्टनर को फेयर ग्राउंड में निकालना चाहिए। फेयर ग्राउंड का मतलब है पर्सनल ग्राउंड पे नहीं, तुम्हारा किसी के ऊपर, तुम्हारा पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ गया, तुम इन्फ्लुएंशियल हो, तुम उसको निकाल दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। बिजनेस रैशनल रहना चाहिए निकलने के पीछे, और जाति दुश्मनी निभाने के लिए किसी को नहीं निकाल रहे हो या निकाल नहीं सकोगे। और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनना पड़ेगा, उसको सफाई देने का एक मौका देना पड़ेगा, और उसको सुनने के बाद तुम निकाल सकते हो। तो 3 कंडीशंस है, जो 3 कंडीशन होने पे एक पार्टनर को निकाला जा सकता है, एक्सपेल किया जा सकता है। एक्सपल्शन का 3 कंडीशन यही है। कंडीशन नंबर 1 इज ग्राउंड्स फॉर एक्सपल्शन मस्ट बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड।
या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ साफ ग्राउंड्स फॉर एक्सपल्शन लिखा हुआ है तो ही निकाल सकते हो। दूसरा है मेजॉरिटी पार्टनर्स का, मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट रहना चाहिए, मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट या यूनानिमस नहीं बोला। थर्ड है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देना चाहिए, फेयर ग्राउंड्स में निकालना चाहिए। ये तीन अगर मेंटेन हो तो ही आप पार्टनर को एक्सपेल कर पाएंगे, नहीं तो एक्सपल्शन इज नॉट वैलिड एंड एक्सपल्शन विल बिकम वॉइड। सर आंसर में क्या लिखा है वो भी दिखाइए, यही लिखा होगा बेटा। ओके सर फिर भी दिखाइए। देखो क्वेश्चन को वापस पढ़ो, रेफरिंग टू द प्रोविजन, तो प्रोविजन ही लिखना है, 2 of the Indian Partnership Act 1932 answer the following: if a partner is otherwise expelled, the expulsion is null and void। तो other than these conditions, कोई भी कंडीशन, कोई भी तरह से अगर पार्टनर को आप निकालते हो, तीनों साथ में होना पड़ेगा, तीनों में से एक भी पॉइंट अगर नहीं है तो एक्सपल्शन इज नॉट वैलिड एंड नल एंड वॉइड। सर इसका आंसर तो दिखाइए। हाँ देखो बेटा आंसर, आंसर में डर मत जाना, सेक्शन नंबर लिखा रहेगा, मैं खुद भी नहीं लिखाया, इसलिए नहीं कि मैं भूल गया, इसलिए कि तुमको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओके सर, सर दिखाइए आंसर, ये है आंसर बेटा, ये देखो सेक्शन 31, 32 और 33 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। मैं बता दूं 31 इज एडमिशन, 32 इज रिटायरमेंट एंड 33 इज एक्सपल्शन, तीनों सीरियली मैप्ड है। ओके तो देखो, if a partner is otherwise expelled, the expulsion is null and void। section 33 of partnership act बोलता है the power of expulsion must have existed in a contract between partners, यानी कि agreement is the contract between partners, grounds of expulsion agreement में लिखा रहना चाहिए, उसी को अपना लैंग्वेज में बोला गया है the power of expulsion must have existed in the contract। फिर बोला the power has been exercised by majority of partners and third बोला गया है it has been exercised in good faith। तो यही है। और टेस्ट ऑफ गुड फेथ कैसे पता चलेगा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिला है, उसको नोटिस दिया गया है, और इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट टू अपना पर्सनल खुलनेस निकालने के लिए नहीं। ओके अदर देन दिस कोई भी एक्सपल्शन विल बी एब्सोल्युटली नल एंड वॉइड। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी का दूसरा भाग देख लो बेटा। द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल सीज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर एक्सपल्शन। एनालाइज, 2 मार्क्स का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू नो दिस दैट कोई भी क्वेश्चन का अगर मार्क्स है 2, तुम 20 मार्क्स के लिए मत लिखना, तुमको 20 मार्क्स तो मिल नहीं सकेगा, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुमको पता बहुत कुछ है, तुम शॉर्ट में बहुत अच्छे से गुछा के लिख दो, तुमको 2 में 2 तो आएगा ही। ओके सर, तो कैसे लिखना है इसको, देखो बेटा बोला गया है कि पार्टनर को एक्सपेल करने के बाद पोस्ट एक्सपल्शन what is the liability of a partner towards third party? पार्टनर को निकाल दिया गया है और उसके बाद एक्सपल्शन के बाद उसका थर्ड पार्टी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लाइबिलिटी है। देखो देखते हैं, बहुत आसान है, मैं बता दूं, पार्टनर को निकाल दिया गया है और उसके बाद उसका लायबिलिटी खत्म नहीं होता है अनटिल पब्लिक नोटिस ऑफ एक्सपल्शन इज सर्व्ड। पीएन शॉर्ट में मैं लिखा, पब्लिक नोटिस ऑफ एक्सपल्शन जब तक नहीं दोगे तब तक उसको निकालो मत। यानी कि पब्लिक नोटिस ऑफ एक्सपल्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो पार्टनर है, पार्टनर बाय एस्टॉपल, लीगली पार्टनर नहीं है, डेट ऑफ एक्सपल्शन उसका लीगल डेट हो गया, बट ही विल बी पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड ही विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी।
A partner will cease to be liable. A partner will cease to be liable for the acts of a firm to the third party only when public notice of expulsion is served. And public notice of expulsion कोई भी दे सकता है, यानी कि public notice for expulsion क्या एक्सपेल पार्टनर कोई देना है, वो दे तो बहुत अच्छा, वो ना दे तो कोई भी पार्टनर देने से भी चलेगा। पब्लिक नोटिस से मतलब है कौन पब्लिक नोटिस सर्व कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। ओके सर। सर तो आंसर कैसे लिखा है दिखाइए, आंसर कैसे लिखा है, देखो आंसर हैज बीन गिवन लाइक दिस। The partner who is expelled will cease to be liable to the third party for the act of the firm done after expulsion। ये तो लाइन को स्टेटमेंट को कॉपी किया, हाँ, और अभी प्रोविजन को बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32(3), notwithstanding the expulsion of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been the act of the firm if done before expulsion। यानी कि expulsion के पहले जैसे वो लायबल होता कोई भी आदमी के लिए या कोई भी आदमी के सामने थर्ड पार्टी के लिए फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, वो वैसे ही लायबल होगा until public notice is given of the expulsion। However, an expelled partner is not liable to third party who deals with the firm without knowledge that he was a partner। अभी ऐसा है कि किसी को मालूम ही नहीं है तुम पार्टनर हो, उसको पब्लिक नोटिस देके क्या करोगे, तो वैसा व्यक्ति के लिए वो लायबल ऐसे ही नहीं होगा। हेंस ये स्टेटमेंट पार्टली करेक्ट है और पार्टली फॉल्स है, इसीलिए आंसर को लिखा हेंस द स्टेटमेंट इज गिवन पार्टली करेक्ट। क्लियर है? ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पार्टनरशिप वापस है। देखो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो आप कर रहे हो आप सजेशन दोगे? हाँ, सजेशन मैं देता नहीं हूं, मेरा एक कॉमन सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए। वो सजेशन ये है कि बेटा पेपर में क्या आएगा या नहीं आएगा तुम्हें पता नहीं, तीर मत मारो। और यानी कि ऐसा मत सोचो कि मेरे को पता है लास्ट ईयर जो आया है वो रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, चांसेस है कि लास्ट टर्म इमीडिएट पास्ट टर्म यानी कि सितंबर 2024 में जो आया है सवाल वो टॉपिक रिपीट ना हो, यानी कि एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर बिकम्स अ कोल्ड टॉपिक फॉर योर टर्म। यस, हाँ यस, ठीक है ओके। तो देखो क्वेश्चन 3A का पार्ट 3। ओके सर, क्वेश्चन 3A का पार्ट 3 ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है यानी कि केस स्टडी बेस्ड सवाल है। सुमन हैविंग 10% शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ 200 लाख ऑफ अ फर्म, यानी कि 20 लाख का प्रॉपर्टी उसका है, ऑफ अ फर्म रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च को बहुत कन्वीनियंट डेट पे रिटायर किया ये पार्टनर, ठीक है ना। 10% प्रॉपर्टी शेयर या फर्म का प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला एक पार्टनर रिटायर किया 31 मार्च 2023 को। फर्म कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस thereafter without final settlement of accounts between the existing and the retired partners and earns profits of 10 lakhs during the financial year ending 31st March 2024। यानी कि एक साल तक फर्म बिजनेस कंटिन्यू किया और 2024 आ गया और तब तक फर्म ने 10 लाख का प्रॉफिट कमा लिया।
10 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, ओके। और सुमन in her own interest in the absence of any provision in partnership firm on this point claimed rupees 3 lakh from the firm towards the use of her share in the property and profits of the firm which was rejected by the partners। बोला ये जो प्रॉफिट्स हुआ है, सुमन एक 10% होल्ड करता है। सुमन रिटायर किया, रिटायर करने के बाद सुमन का अकाउंट सेटल नहीं हुआ, चुकता नहीं हुआ, हिसाब नहीं बना, पैसा नहीं मिला उसको फर्म से रिटायर कर गई। कब? 31 मार्च 2023 को। और 2024 तक सुमन का हिसाब चुकता नहीं हुआ, हिसाब नहीं किया गया। 2024 तक उसका हिसाब अनपेड रहा, अनसेटल्ड रहा। और एक साल में उसका पैसा से बिजनेस हुआ है फर्म में, उसका 10% स्टेक था ना, वो तो रह गया, वो पैसे से भी बिजनेस हुआ है। और वो बिजनेस करके फर्म का मुनाफा हुआ है 10 लाख रुपया पूरा साल में। सुमन खुद से अपना इंटरेस्ट से इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप फर्म ऑन दिस पॉइंट 3 लाख क्लेम किया अपना प्रॉपर्टी और प्रॉफिट से, ठीक है, एज अ शेयर ऑफ हर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। फर्म ने रिजेक्ट कर दिया। यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, फर्म में ये लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बोल रहा है पार्टनरशिप एक्ट, क्या बोल रहा है? एज अ सीए स्टूडेंट, अभी बाद में सीए की तरह आपको यही चीज बोलना है। मैं बता दूं ये केस स्टडी बेस्ड सवाल है, बट प्रोविजन इन लॉ तो होगा ही। पहले केस स्टडी को अच्छे से समझते हैं। $20 लाख उसका होगा। सर ये तो गलत चीज हो गया। हाँ बेटा गलत चीज हो गया, डरो मत। 20 लाख उसका शेयर होगा। हाँ 20 लाख उसका शेयर होगा। ये गंदा लग रहा है, ओके। 20 लाख उसका शेयर है, 200 लाख टोटल है, टोटल तो उसका 10% है 20 लाख, ओके सर। वो रिटायर करने के बाद उसका अकाउंट्स रिमेन अनसेटल्ड टिल नेक्स्ट ईयर 31/3/24 तक अनसेटल्ड है उसका अकाउंट्स। हाँ सर, एक साल। और इस बीच में फर्म का प्रॉफिट्स है 10 लाख रुपया। अभी सवाल पूछ रहे, सुमन ने मांग लिया, सुमन ने बिना शर्म मांग लिया 3 लाख रुपया फर्म से। बोला कह रहे भाई मेरा भी तो हिसाब है, मेरे को दो। फर्म ने उसको दिया नहीं। अभी पार्टनर लोग आपको बोल रहे एज अ सीए पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन देख के बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू दिस रिगार्ड व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ सुमन। बहुत सीधा हिसाब है। प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या बोलता है इसको लेके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो भी मैं समझा दूं। इसको बोला जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स या इंटरेस्ट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर
लीविंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, जो भी भाषा बोल दो, interest of the outgoing partner in the profits and property of the firm, in the profits and property of the firm. इसको लेके पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है मैं बताऊं? एग्रीमेंट में जो लिखा है वही होगा, और अगर एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो एक्ट बोल रहा है ऐसा पार्टनर को ऑप्शन देना चाहिए कि वो क्या लेना चाहता है। ऐसा पार्टनर को ऑप्शन देना चाहिए क्या वो लेगा, वो या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले सकता है, उसका जो पीएसआर है, पीएसआर में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले सकता है। 10 लाख अगर प्रॉफिट हुआ है तो 10 लाख का शेयर उसको मिल जाएगा, या फिर और एल्स ही और शी शुड बी एंटाइटल्ड टू 6% ऑन कैपिटल। तो जाहिर सा बात है वो जो हायर होगा वही वो लेगा ना। तो सिर्फ 6%, 2 लाख का कितना होता है सर? 2 लाख नहीं, 20 लाख है उसका कैपिटल। हाँ, 20 लाख का 6% होता है 1,20,000। हाँ हाँ, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, अगर 10% ही उसका पीएसआर है, 10% ऑफ 20 लाख यानी के 10% ऑफ 10 लाख यानी के 1 लाख। तो 1 लाख या 1,20,000 विचेवर इज हायर वही मांगेगा जाहिर, ठीक है ना। बट 3 लाख नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा पढ़ाई तुमको बोल रहा है, अभी आगे जाके आंसर क्या लिखना है वो दिखाता हूं। सर केस स्टडी बेस्ड आंसर में आई एम रिपीटिंग, इन केस स्टडी बेस्ड आंसर्स you will have to write the provision of law clearly. provision of law को बहुत clearly लिखना पड़ेगा। दूसरा जो लिखना पड़ेगा वो है facts of the case जो मैं समझाया, एंड तीसरा लिखना पड़ेगा कंक्लूजन क्लियरली। तो देखते हैं कैसे वो लोग रिप्रेजेंट किया है आंसर। ओके सर बताइए। देखो वही लिखा है अकॉर्डिंग, मैं बार बार बोला सेक्शन नंबर याद नहीं है तो मत लिखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बेटा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, where the member of a firm has died or otherwise ceased, the surviving or continuing partners carry on business with the property of the firm without any final settlement. Final settlement due है, accounts unsettled है, ठीक है, as between them and the outgoing partner or his estate. Then in the absence of contract to the contrary, contract में अगर दूसरा कुछ ना लिखा हो, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself, खुद का ऑप्शन है, outgoing partner का पास ऑप्शन है, to such share of profits made since he ceased to be partner, or to his interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property. सिंपल चीज है, प्रोविजन को लिख दिए। प्रोविजन को लिखने के बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, इंस्टेंट केस में क्या हुआ वो समझाया। सुमन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ईदर इंटरेस्ट ऑन अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी 1,20,000, 6% ऑफ 20 लाख, और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1 लाख 10% ऑफ 10 लाख। जाहिर है उसके पास ऑप्शन होगा तो वो हायर वाला ही चूज करेगा 1,20,000, बट उसका क्लेम ऑफ 3 लाख वैलिड नहीं है। कंक्लूजन। So this is how you must write a case study based answer. और पार्टनरशिप में और एक सवाल है, वो लास्ट सवाल है, वो डायरेक्ट सवाल है। वो सवाल ये है कि कैसे, क्वेश्चन 5 में, सर कहा क्वेश्चन 5 में पहुंचा नहीं बेटा। क्वेश्चन 5 का डायरेक्ट सवाल ये है कि क्वेश्चन 5 का बी,
state the circumstances in which may a court may at the suit of a partner dissolve a partnership firm under the provisions of Indian Partnership Act. मैं बता दूं 7 केसेस है. कितना? 7 केसेस. 7 cases where a court may order for dissolution. May order for dissolution of a firm. सेवन केसेस. ओके, 7 केसेस क्या क्या है, बट ये ऐसे नहीं. एट द अपील ऑफ अ पार्टनर. डायरेक्ट सवाल है. 1, जब कोई भी पार्टनर इंसेन हो जाता है, इंसैनिटी. दूसरा, फिजिकल डिसेबिलिटी. सर फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसा लैंग्वेज मत बोलिए, थोड़ा अच्छा सा लैंग्वेज बोलिए. इनकैपेसिटी. इनकैपेसिटी मतलब जब वो काम करने लायक नहीं है. हैंडीकैप. ओके सर. सर ये सारा 7 पॉइंट तो किताब में ही है, आप दिखा दीजिए ना. हाँ देख लो आंसर में. इंसैनिटी, इनकैपेसिटी, और मैं क्या बोला, ऐसा इनकैपेसिटी जिससे वो वापस ना आ पाए, परमानेंट इनकैपेसिटी. मिसकंडक्ट. कोई भी पार्टनर अगर मिसकंडक्ट करे तो दूसरा पार्टनर जाके बोलेगा मैं इसके साथ पार्टनरशिप नहीं रहना चाहता, कोर्ट बोल देगा हाँ तोड़ ले पार्टनरशिप. परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. और 3 है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. मैं अगर मेरा इंटरेस्ट किसी और को दे दूं, मेरा पार्टनर बोल सकता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप विद दैट व्यक्ति जिसको इसने पार्टनरशिप इंटरेस्ट ट्रांसफर किया. कंटिन्यूअस परपेचुअल लॉसेस सबसे बड़ा ग्राउंड है बेटा. अगर बिजनेस में लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहे तो थोड़ी ना तुम चलाते रहोगे. जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स. ठीक है. So these are the 7 cases where a partnership firm may be dissolved by the order of a court when the other partners go and appeal for a dissolution. Without any further ado, आज का ये वीडियो मैं खत्म करूंगा. On the note, there has been a lot of takeaway. Takeaway number 1, पार्टनरशिप एक्ट से 2024 का सितंबर में 17 मार्क्स आया है. 3 सवाल है, आप लोग देख लिए. 2024 का नया सिलेबस का पेपर पैटर्न देख लिए कि 6 क्वेश्चंस रहता है, उसमें से 5 आंसर करना पड़ेगा. 5 × 20 100 मार्क्स मिल जाएगा. पहला क्वेश्चन इज कंपलसरी. एंड थर्ड चीज जो सीखे वो है सजेशन बोल के कुछ नहीं होता है, बट फिर भी लास्ट पेपर में जो आया है उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन या टॉपिक रिपीट होना इज कम चांसेस है. और आंसर कैसे लिखना है. थैंक यू. Subscribe, share and follow and make your life easy with CA Law Easy.